जी हाँ, नमस्कार मित्रों। ये एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया है और उन्होंने खुद से सेबी में ये बताया है कि हमारे आईपीओ में ऑलमोस्ट 100 रिस्क फैक्टर है। तो फिर बचा क्या, समझते हैं। एक सरकारी कंपनी है एनटीपीसी, जो कोयला जलाकर बिजली बनाती है, थर्मल पावर। इन्होंने अपने नीचे एक सब्सिडियरी कंपनी खोली जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन, जो ये सोलर विंड टाइप की हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी बनाएगी। अब ये ग्रीन एनर्जी वाली ये कंपनी को जनता से पैसा चाहिए, तो उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब स्वाभाविक है, जब भी ऐसा आईपीओ लॉन्च करते हैं तो सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है, और कंपनी ने सेबी में एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी अपलोड करना होता है। कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो मैं पढ़ रहा था, तो एनटीपीसी ग्रीन ने खुद ऑफिशियली कबूल किया है अपने प्रोस्पेक्टस में कि हमारे 98 रिस्क फैक्टर हैं। इन कंपैरिजन स्विगी का आईपीओ जो अभी आया उसमें 83 रिस्क फैक्टर लिस्ट थे। पेटीएम का आईपीओ कुछ साल पहले आया था, उसमें 8080 रिस्क फैक्टर थे। खैर, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस एग्जाम। जो मेंस एग्जाम होती है उसमें आप जानते हैं जनरल स्टडीज मेंस पेपर 3, उसमें टॉपिक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। तो उसी का एक मुद्दा बनता है चैलेंजेस टू ग्रीन फाइनेंस, कि ये कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने में इनको 98 रिस्क फैक्टर कैसे। देखिए, सारे 98 फैक्टर्स तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, जो एग्जाम में काम के हैं, लिखने लायक हैं, निबंध में, इंटरव्यू में, उसकी हम चर्चा करें। ये जो एनटीपीसी ग्रीन कंपनी है उसने कहा कि हमारी खुद की 9000 एकड़ ज़मीन है जिसमें हमने ये सोलर और विंड पावर प्लांट सब लगाए हैं, और बाकी 45,000 एकड़ ज़मीन हमने लीज पे या रेंट पे या किराए पे किसी से ली होगी, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी बड़े किसान से। और ऐसी ये जो इनकी लीज पीरियड है 12 साल 15 साल ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने अपना रिस्क मेंशन किया कि देखिए, भारत के अंदर ज़मीन के जो कानून है, जो राज्य सरकार उस पर देखती है, वो सब क्लियर नहीं है। कुछ भी डिस्प्यूट हो सकते हैं और उसकी सालों तक कोर्ट में लड़ाई चल सकती है। दूसरा, 12 साल के लिए रेंट पे ज़मीन ली है आपने, अब सामने वाली पार्टी रिन्यू नहीं करे तो 12 साल बाद इन्होंने अपना पूरा सोलर विंड का तामझाम कहीं और शिफ्ट करना पड़े। तो जब ज़्यादातर लीज पे लेकर ज़मीन पे ये काम हो रहा है, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। दैट इज़ द फर्स्ट रिस्क। दूसरा बड़ा रिस्क इन्होंने बताया है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। जो ये सोलर विंड एनर्जी बना रहे हैं उसमें 62% सोलर एनर्जी इनका राजस्थान से बन के आता है, और जितनी ये हरित ऊर्जा बेचते हैं उसमें 47% ये तेलंगाना की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बेचते हैं। अब ये दोनों ही राज्यों के अंदर इनका मतलब मेजर बिजनेस है, एक तरफ से इनपुट, दूसरी तरफ से आउटपुट। इसमें से किसी में भी अगर रिजीम चेंज हो जाए तो उसकी दिक्कत हो सकती है, और ऐसा पहले भी हुआ है। आप याद करो, रतन टाटा को नैनो कार बनानी थी तो पहले वेस्ट बंगाल के सिंगूर के अंदर वो इसे बनाना चाहते थे, लेकिन तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी, उन्होंने सब आंदोलन करवाया। टाटा को वो ज़मीन छोड़ के गुजरात के साणंद में नैनो प्लांट लगाना पड़ा। फिर कई सालों तक कोर्ट में लड़ाई करने के बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने, कोर्ट का ऑर्डर आया कि वेस्ट बंगाल सरकार ने टाटा का नुकसान हुआ है उसके 700 करोड़ से ज़्यादा भरपाई करनी होगी। लेकिन ऐसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी बनती है, आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता, उसके चलते बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी इट फेसेस मैनी चैलेंजेस। तो अगर राजस्थान और तेलंगाना में विपक्ष की सरकार आ जाए और वो सोचे ये तो केंद्र सरकार की कंपनी है, इसको क्यों इतना हमें मदद करना है, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। सोलर और विंड प्रोजेक्ट जो होते हैं आप अभी लगाएंगे तो उसमें जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा आप किसी को बेचेंगे, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट रिकवर होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं। तो 25 साल लग जाएंगे, बहुत सारी ज़मीन 12-12 साल के रेंट पे ली है, तो आप समझो ये पूरा मोनेटाइजेशन में चैलेंज हो जाएगी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को ग्रीन हाइड्रोजन से भविष्य में चुनौती हो सकती है, ऐसा ये आईपीओ प्रोस्पेक्टस खुद कहता है। अब यहाँ पर तकलीफ क्या होगी कि ठीक है, तो फिर एनटीपीसी अगर कह रहा है हम ग्रीन है, तो सोलर और विंड पे तो स्टैम्प थोड़ी मारा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे भी आप रिसर्च चालू कर दो। लेकिन इनका उस पर रिसर्च पे फोकस थोड़ा कम है। इन्होंने आईपीओ में जनता से जो पैसा उठा रहे हैं वो उसमें से एक बड़ी रकम तो वो पुराने लोन चुकाने में ही चली जाएगी। नॉर्मली व्हाट शुड हैपन, आईपीओ में आप नया पैसा लेते हैं तो कंपनी ने उन पैसों से नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, नए ब्रांच खोले, रिसर्च डेवलपमेंट करे, ये सब काम होने चाहिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैन गिव अ लॉट ऑफ चैलेंज। अब भविष्य में आप सोचो कि इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है तो उसको भी चार्ज करने के लिए सोलर विंड चाहिए, लेकिन भविष्य में अब वो हाइड्रोजन कार लेके आए और फिर वो अमेरिकन सरकार डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को कहे कि अभी हाइड्रोजन कार को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसा नैरेटिव बनाते हैं। तो फिर ये क्लाइमेट चेंज की समिट से लेके भविष्य में जितना भी क्लाइमेट चेंज का
डील्स होगा उसमें वो कहेंगे नहीं सोलर विंड के लिए कम पैसा देना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन व्हीकल को मोबिलिटी के लिए बहुत पैसा देना है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में फिर ऐसी ही कंपनियों को प्रमोट करने के लिए सरकार, भारत सरकार पे भी धीरे धीरे दबाव बने कि सोलर विंड को कम सब्सिडी दें, ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा सब्सिडी दें। और ये एनटीपीसी वाला तो सब फैला के बैठे, लगभग 90% इनका इलेक्ट्रिसिटी तो इन्हीं से बनता है, सोलर विंड से। सो इट विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। आगे ये एनटीपीसी ग्रीन संस्था है, उसने कहा कि हमारा ज़्यादातर स्टाफ खुद का भर्ती किया हुआ, रिक्रूट किया हुआ नहीं है। हमारे ऊपर जो पेरेंट कंपनी है ये एनटीपीसी, जो कोयला जला के बिजली बनाती है, उन्होंने ही हमें सब एक प्रकार से आउटसोर्सिंग या डेप्यूटेशन में, प्रतिनियुक्ति में ये सारा स्टाफ दिया है। तो भविष्य में ये सब एनटीपीसी ओरिजिनल कंपनी, जिसकी ये सब्सिडियरी कंपनी, इनमें ऊपर से नीचे स्टाफ आया है, ये लोग सब हड़ताल पे चले जाए, स्ट्राइक पे चले जाएं कि भाई कोल वाली कंपनी में तो ज़्यादा प्रॉफिट, डिविडेंड और प्रमोशन जल्दी जल्दी आते थे, इधर तो तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, हमारा कैरियर ख़राब हो रहा है, हमारी सीनियरिटी से लेके कुछ भी दिक्कतें हो सकती। तो ये भी उसने पाया कि हमारी खुद का स्टाफ नहीं है, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। और इससे बड़ी चुनौती जब हम ग्रीन एनर्जी के बारे में सोचे कि ऐसी जो भी सरकारी संस्थान है या सरकारी कंपनी है, रिक्रूटमेंट में चिंदीगिरी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। तो चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्सेज हों, ऊपर एमबीए एचआर के जो कोर्सेज हों, और ये ऐसी कंपनियों चलाने के लिए सरकार ने जो रिक्रूटमेंट करनी चाहिए वो सब में ज़्यादा भर्ती करने की ज़रूरत है। कंपनी ने यह भी कहा कि हमारी खुद की अभी ऑफिस या कॉरपोरेट हेडक्वार्टर नहीं है। हमारा ये जो लोगो है एनटीपीसी, ये भी हमारा खुद का नहीं है, ऊपर वालों ने हमको बना के दिया है। तो मतलब कि जो एक हार्डकोर फियर्सनेस होनी चाहिए, स्विगी, पेटीएम या जोमेटो या कोई भी आया कि खुद का हेडक्वार्टर है, खुद का लोगो है, वो तो खुद का होना चाहिए। ये भी ऊपर से बना के दे रहे हैं, और खुद की ऑफिस भी नहीं, मतलब ये एनटीपीसी की ऑफिस में बैठ के अभी काम करते होंगे। तो ये टिपिकल सरकारी कल्चर दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं, कुछ पैसा आ जाए आईपीओ से। तो ऐसे तो कंपनियां चल नहीं सकती, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो नहीं सकती। और सरकार या तो धक्का मार मार के चलती भी रहेगी टैक्स पेयर के पैसों से, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। खैर, ऐसे सब रिस्क बिजनेस में तो होते रहते हैं, लेकिन आपने यूपीएससी की तैयारी में अपने रिस्क को कम करना है। अच्छे टीचर्स के साथ आप पढ़िए, लाइव क्लासेस, प्रीलिम, मेन, सीसेट, आंसर राइटिंग, सब कुछ। और ये अनअकैडमी का यूपीएससी एग्जाम के लिए अपना सब्सक्रिप्शन mrunal.org आप कोड यूज़ करते हैं, यू कैन गेट इट एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और ये अनअकैडमी ऐसी चीज़ है कि नेटफ्लिक्स जैसा है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो जाता है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट, एवरीथिंग अनलॉक। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी एक क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।